अमेरिका द्वारा प्रोफेशनल्स के लिए H-1B वीजा की फीस बढ़ाने के मामले में चाइना ने अमेरिका को जवाब देने की तैयारी कर ली है। चीन ने नया के वीजा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। के वीजा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ से जुड़े तमाम युवाओं और स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए है और ये 1 अक्टूबर 2025 से जारी हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के H-1B वीजा का इस्तेमाल सबसे ज्यादा भारतीय करते हैं और अमेरिका द्वारा H-1B वीजा की फीस बढ़ाने का मतलब सीधा भारतीयों को टारगेट करने जैसा है। लेकिन खुद को स्वयंभू मान रहा अमेरिका ये भूल गया कि अगर वो दरवाजा बंद करेगा तो अन्य देश भी तो भारतीयों के लिए दरवाजा खोलेंगे। खैर, चाइना के वीजा को लेकर भारत चाइना के रिश्तों पर भी खूब चर्चा हो रही है। पहले SCO समिट में पीएम मोदी और शी जिनपिंग का साथ में ठहाके लगाना और अब K1 वीजा की पेशकश, क्या अमेरिका की कड़वाहट भारत चाइना को नजदीक ला रही है? आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। आप सोचिए, जिस H-1B वीजा का इस्तेमाल तमाम प्रोफेशनल्स अमेरिका में जॉब करने के लिए करते हैं, उसके लिए 10 लाख रुपए किसी समय पर देना होता था, उसकी फीस डोनाल्ड ट्रंप ने 88 लाख रुपए कर दी। अपने मनमाने ढंग से आपने चार्जेस यहां पर बढ़ाए, जिसका असर तमाम उन इंडियंस पर भी पड़ रहा है और सबसे ज्यादा इंडियंस पर ही पड़ रहा है, क्योंकि H-1B वीजा 73% इंडियंस ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसे भारतीयों पर सीधा हमला ट्रंप का माना जा रहा था, लेकिन अब चीन ने एक पेशकश की है और के वीजा चीन लेकर आया है और वो कह रहा है कि चाहे भारतीय हो, चाहे कोई भी टैलेंटेड युवा हो, अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, अच्छा कमाना चाहते हैं, तो आप हमारे देश आइए। वेलकम कर रहा है चाइना। और चाइना की इस पेशकश के बाद ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या भारत और चाइना के बीच जो पहले दूरी बढ़ गई थी, अब वो कम होती नजर आ रही है? इस विषय पर चर्चा करने के लिए करणवीर सिंह जुड़े, कांग्रेस पार्टी से अटल खंडेलवाल जुड़े हैं, बीजेपी से संजीव श्रीवास्तव जुड़े हैं, विदेशी मामलों के एक्सपर्ट, और जगरूप सिंह यादव, पूर्व IAS अधिकारी। आप सभी का स्वागत। सबसे पहले संजीव जी, मैं आप ही का रुख करूंगी। सर, किस तरह के चश्मे से देखें चाइना की इस पेशकश को हम, क्योंकि भारत और चाइना अगर ये दो मित्र बन जाएं तो इससे बेहतर और क्या होगा? अमेरिका की कड़वाहट क्या भारत और चाइना को नजदीक ला रही है? H-1B वीजा का जवाब है ये सीधे तौर पर के वीजा। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मेरा जो नजरिया है वो ये है कि भारत के जो टैलेंट हैं उनको भारत में ही रहना चाहिए जी। किसी अमेरिका के, किसी चाइना के डेस्टिनेशंस में जाने से अच्छा है कि अपने देश में रह करके अपने जो टैलेंट का जो इस्तेमाल है वो राष्ट्र के निर्माण में करें और आत्मनिर्भर भारत बनाएं, विकसित भारत बनाएं और इस दिशा में आगे बढ़ें। चाइना ये तो ऑफर दे रहा है। जाहिर है कि चाइना में यदि IIT से पढ़े हुए हमारे जो टैलेंट हैं वो चाइना अगर चले गए तो वो चाइना का ही विकास होगा। अमेरिका अभी तक हमारे टैलेंट पूल का जो एक शोषण है वो अपने राष्ट्र में तमाम तरीके के बड़े बड़े जो प्रलोभनों को दे करके बुला लेता था। लेकिन ये अच्छा है, ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है कि भारत का जो टैलेंट है अगर भारत में रहे तो वो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो दुनिया के तमाम देश हैं, अमेरिका एक ही मात्र डेस्टिनेशन नहीं है। आप जो बात कह रहे हैं बहुत बहुत बेहतरीन ये बात है कि अगर भारत का टैलेंट भारत में रहे तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी एकदम से जो झटका तमाम युवाओं को लगा, आप 10 लाख रुपए जिस वीजा के लिए वसूल कर रहे हैं, आप अचानक से 88 लाख रुपए का लोड डालेंगे तो बहुतों की नौकरी पर भी बात आएगी, बहुतों के परिवार चलते हैं नौकरी से, बहुतों को फिर अमेरिका छोड़ना भी पड़ेगा। एकदम से ये चीज करके डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के युवाओं के साथ एक तरीके से अच्छा नहीं किया है। लेकिन उसी समय पर, मैं समय की बात कर रही हूँ कि उसी समय पर अगर डोनाल्ड ट्रंप H-1B वीजा का रेट बढ़ाते हैं और उसी समय अगर शी जिनपिंग की तरफ से ये ऐलान होता है कि के वीजा हम दे देते हैं,
तो ऐसे हम सिर्फ ये ना देखें कि भारत के प्रोफेशनल्स को वहां पर बुलाकर वो उनको यूटिलाइज कर रहे हैं और भारत को कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसे भी तो देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब झटका देने की कोशिश करते हैं तो चाइना हाथ आगे बढ़ा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है क्या संजीव जी? नहीं, चाइना तो हाथ आगे बढ़ा रहा है। वो चाइना जाहिर है कि वो अपना इंटरेस्ट देख रहा है। उसको तो इस जो एक मैन मेड क्राइसिस, डोनाल्ड ट्रंप मेड क्राइसिस में अवसर दिखाई दे रहा है और चाइना इस अवसर का लाभ उठाना चाहता है। वो जो टैलेंट वहाँ अमेरिका में जो नहीं जा पाएगा वो अब चाइना अपनी तरफ बुलाना चाहता है, तो वो तो अपने अपने हितों के लिए देख रहा है। लेकिन मेरा जो कहना है कि भारत को अपने हित देखने होंगे। चाइना और भारत के संबंध देखिए हाल के समय में बेहतर हुए हैं। तियानजिन समिट में आपने देखा किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आपस में मिले और भारत का यूरोपीय राष्ट्रों के साथ भी अच्छा संपर्क है। उनके साथ एक फ्री ट्रेड जो है नेगोशिएशंस चल रहे हैं। मतलब तो ऐसे में भारत डिप्लोमेसी में भारत की जीत मान सकते हैं कि अगर कोई एक देश कड़वाहट देने की कोशिश भी कर रहा है तो बाकी अन्य देश जो है वो भारतीयों को पसंद कर रहे हैं, भारत को पसंद कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी और भी तमाम गेस्ट जुड़े हैं। सर मैं आऊंगी आपके पास। अटल खंडेलवाल जी, आप किस तरीके से देखते हैं चाइना की इस पेशकश को? हालांकि संजीव जी जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं यहाँ पर टाइमिंग की बात करूंगी और डिप्लोमेसी की बात करूंगी कि जब भारतीयों को झटका देने का प्रयास डोनाल्ड ट्रंप ने किया तब तक चाइना अगर आगे आ रहा है तो हमें एक सिग्नल दे रहा है कि नहीं, अभी भी चाइना और जो भारत है वो साथ मिलकर चल सकते हैं। मैं टाइमिंग की बात, क्योंकि के वीजा की पेशकश तो चाइना पहले भी कर सकता था या बाद में भी कर सकता था, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा का रेट बढ़ाया तभी चाइना ये पेशकश लेकर आया। तो क्या भारत की तरफ चाइना के इंक्लिनेशन को दर्शा रहा है ये? अटल जी। नंदिनी जी देखिए, पहले तो एक कंपैरिजन आपसे कहूँगा कि यूएस का और चाइना का जो भारत के दृष्टिकोण से आप कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो तो बिल्कुल वो ठीक नहीं है। चाइना केवल अपनी बात करता है, जैसा संजीव जी ने कहा कि चाइना को केवल अपने से मतलब है, और वो यदि कोई स्टेटमेंट भी दे रहा है तो वो केवल यूएस को बोलने के लिए दे रहा है। उसका इम्पैक्ट भारतीय आईटी प्रोफेशनल या छात्रों को पड़ेगा ऐसा बहुत उसको कहते हैं ना माइनर पड़ सकता है, मेजर कुछ भी नहीं है। उससे बढ़िया कनाडा, यूरोप, यूके आपको बुला रहा है, कनाडा बुला रहा है, ऑस्ट्रेलिया बुला रहा है ना, जर्मनी एक स्कीम ला रहा है, तो भारतीय आईटी ब्रिटेन लेकर आ रहा है, मतलब बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो STEM है भारत के अंदर। देखिए इसके स्टूडेंट आईटी स्टूडेंट्स की डिमांड हर जगह है। 100 जो बड़ी कंपनियां हैं उसमें से 15 के CEO तो इंडिया के ही है, भले वो गूगल देख लीजिए, अडोब देख लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, बहुत सारे, माइक्रोसॉफ्ट देख लीजिए, तो इनके 15 के हैं। आप ये मानने की कोशिश कीजिए कि एक बड़ा 85,000 के करीब ये H1B वीज़ा हर साल निकालता था, उसमें से 60-65,000 के करीब 62-63 मान लीजिए वो इंडियन आईटी प्रोफेशनल और इनको मिलता था। आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये बोला कि चाइना अपना ही हित देखता है, ये तो जग जाहिर है कि चाइना अपना ही हित देखता है, और चाइना अगर ये कर रहा है कि वीज़ा लाकर भारतीयों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो उसमें अपना ही हित देख रहा है। लेकिन क्या ये भारतीयों के लिए खुश होने का विषय नहीं है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आंख दिखाने की कोशिश करते हैं? आपने एक चीज सर नोटिस की होगी, हर एक देशवासी ने तो की है, कि पहले डोनाल्ड ट्रंप ने आंख दिखाई। SCO समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, वहां पर रशिया और चाइना के प्रमुख के साथ वहां पर ठहाके लगाते हैं, वीडियोस वायरल होते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप का जो यू टर्न है, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आंख दिखाने की कोशिश करते हैं तो चाइना फिर डोनाल्ड ट्रंप को आंख दिखाता है, जिसमें भारत का फायदा होता है? नहीं, ये दृष्टिकोण है ना, हम लोग जिस तरीके से इसको देख रहे हैं वो देखने का नजरिया आपको चेंज करना पड़ेगा। हाँ, कुछ मायनों में आप बोल सकते थे, जैसे टैरिफ लगाना, वो एक अलग बात थी, भारत पे जो एक्स्ट्रा 25% और उसके बाद पेनल्टी के रूप में, वो तो एक पूरी अलग बात थी। लेकिन ये वाला अलग विषय है, इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज है, पॉलिटिकल इश्यूज भी है, कूटनीतिक इश्यूज भी है, तो इसको चाइना के परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश नहीं, क्योंकि वो अमेरिका और भारत के अंदर बहुत सारी चीजें मिलती जुलती हैं और चाइना के अंदर वो मिलती जुलती नहीं है। अटल जी, मैं आपकी बात से एक बात जरूर समझ पा रही हूँ
कि आप यहाँ पर ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रिश्ता अमेरिका और भारत का है वैसा रिश्ता अमेरिका चाइना का नहीं हो सकता, लेकिन ये बात भी सच है कि जैसे आंख अमेरिका दिखा रहा है ना, H1B वीज़ा के आपको रेट बढ़ाने, आप ऐसे चार्जेस बढ़ाइए कि आदमी उनको झेल पाए या सुनने में अजीब ना लगे। 10 लाख से सीधा 88 लाख। अभी मैं रुक करना चाहूँगी करणवीर सिंह जी, आपने अटल जी की बात को सुना। उन्होंने तो ये साफ कहा है कि जो रिश्ता भारत यूएस का है वो भारत चाइना का नहीं हो सकता, या चाइना तो जो कर रहा है अपने हित के लिए कर रहा है। ठीक है, आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं, जो आंख अमेरिका दिखा रहा है और चाइना फिर उसके बाद के वीज़ा लेकर आकर भारतीयों को कह रहा है कि आप आइए, आपको जॉब करनी है, आप यहाँ पर कीजिए, आप कांग्रेस किस तरीके से देखते हैं? नंदिनी जी, H1 वीज़ा का जो मामला हुआ और उसके बाद चाइना की ओर से के वीज़ा की पेशकश, ये सीधा सीधा भारतीय टैलेंट को खींचना है। और दुर्भाग्य ये है कि पिछले 10-12 सालों से ये भारतीय टैलेंट दुनिया को दिख रहा है, पर हमारी मोदी जी को या इस केंद्र सरकार को नहीं दिख रहा है। आप देखिए, पिछले लगातार 10-12 वर्षों की मैं अगर बात करूं तो गले मिलना, फोटो खिंचवाना, हाथ मिलाना, यही हमारी विदेश नीति रह गई है। चाहे वो अमेरिका के साथ हो, चाहे चाइना के साथ हो, झूला झूलना, नमस्ते ट्रम्प, ये या इस तरह का नैरेटिव सेट करना कि वो हमारा दोस्त है, वो हमारा दुश्मन है। पर कहीं ना कहीं जो बुनियादी काम होना चाहिए था, जो बुनियादी इमेज भारत की क्रिएट होनी चाहिए थी, उसको स्थापित करने के अंदर ये मोदी सरकार, मोदी जी फेल हुए हैं। और जगह जगह इन्होंने कई बार, एक पहली बार नहीं है, विगत दिनों में भी आप देख रहे हैं बहुत सी बार इंडिया को कॉम्प्रोमाइज करवाया है, केवल अपनी विदेश नीति से, अपनी फेलियर नीतियों से। चाहे डोनाल्ड ट्रंप ने जो आंख दिखा रहे थे फिर यू टर्न भी तो लिया ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्त बता दिया। अब आप तो भारत हकीकत जानना क्यों नहीं चाहते? आप बताइए, कुछ दिनों पहले, एक मिनट, ऑपरेशन सिंदूर को लेके ट्रंप ने किस तरह का बयान जारी किए गए, उसके ऊपर मोदी सरकार ने या मोदी जी ने डायरेक्ट कोई बात नहीं की। क्यों नहीं और की जब जन्मदिन आता है मोदी जी तो का, अब मोदी जी ने किस दिन कहा कि मैंने ऐसा, उनके कहने से ऐसा नहीं किया? विदेश मंत्री साहब ने वो वहां मिलने गए, उनसे 21 मिनट का स्टेटमेंट आपने सुना होगा। तो सर, इस विषय पर हम बार-बार न जाएं, क्या आप, एक मिनट नंदिनी जी, क्या मीडिया को जानकारी ट्रंप ने नहीं दी थी या मोदी जी ने? करणवीर जी, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूं। हम ट्रंप को नहीं सुनेंगे, हम तो विदेश मंत्री के ऑफिशियल स्टेटमेंट को सुनेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी बातचीत पाकिस्तान के डीजीएमओ से हुई, जिसके बाद ये सब कुछ हुआ। उसके बाद क्या हुआ? इंडिया ने, किसी भारतीय लीडर ने एक्सेप्ट किया? भारत की ओर से किस तरह की प्रतिक्रिया जारी हुई? ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले 21 मिनट मेरे से बात हुई है, जन्मदिन के लिए हंसी ठाके हुए हैं, उन्होंने ये कहा वो कहा, अब फिर देख लीजिए आप। इससे पहले टैरिफ को लेके देख लीजिए, उससे पहले हथकड़ियां लगा के हमारे कामगारों को भेजा, वो देख लीजिए। तमाम तरह के मामले रहे जहां नरेंद्र मोदी जी ने विदेश नीति केवल हाथ मिलाना, गले मिलना और फोटो खिंचाने तक ही सीमित रखा। अच्छा, क्या करना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? अगर एक सेकंड सुनिए, आप डिप्लोमेसी की बात करते, एक सेकंड, आप अगर मुद्दों की बात करते, आप नमस्ते ट्रंप करते रह गए, कोशिश करें तो प्रधानमंत्री क्या करें? करें? प्रधानमंत्री क्या करें? वहां पर जाएं और हम आपसे बात करना चाहते हैं जी, हम तो डर गए, हम तो आपसे आपके आगे गिड़गिड़ाएं, ऐसा तो नहीं कर सकते। राहुल गांधी से पूछिए ना, वो बताएंगे ना क्या करना है। शांति में सब बताया ना उन्होंने, क्या करेंगे राहुल गांधी? किसान आंदोलन के मामले में बताया, और चाहे एक्सटर्नल डिप्लोमेसी के राहुल गांधी जी उसके मामले में कांग्रेस को सुनेंगे तो कांग्रेस बताएगी कि क्या करना है। ठीक है अटल जी, अगर अगली बार आपको कुछ भी परामर्श, कुछ भी पूछना हो तो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं राहुल गांधी जी से एडवाइस लीजिएगा आप। नहीं, लेनी पड़ेगी ना सर, जीएसटी के मामले में इनको लेनी पड़ी, किसान आंदोलन के मामले में इनको लेनी पड़ी। वो तो चाइना जिस तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी जाकर के एग्रीमेंट करके आए थे, सारे सबको पता है कि वो किस तरह की सलाह लेते हैं और क्या एग्रीमेंट करते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं सर? आप क्योंकि जो कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो अपना अपना साइड बता चुके हैं, पॉलिटिक्स से इतर हम हटकर देखें, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय युवा टैलेंटेड है, ये बात तो सबको दिख रहा है, ब्रिटेन को दिख रहा है, चाइना को दिख रहा है, सबको दिख रहा है, लेकिन ये अचानक से डोनाल्ड ट्रंप को क्या हो गया है? और ये जो चाइना की तरफ से पेशकश आई है, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए नंदिनी, जो आज का परिदृश्य है, जियो पॉलिटिक्स है, वो खास तौर से औद्योगिक क्रांति के बाद औपनिवेशिक रेस चालू हुई, फिर आर्थिक संसाधनों को लेकर विश्व में भू राजनीति बदलती रहती है। आज के परिदृश्य में अमेरिका मित्र भाव में तो कतई नहीं कहा जा सकता, शत्रु भाव में भी नहीं कहें तो मित्र भाव में नहीं कहा जा सकता। आर्थिक हितों का जहां तक सवाल है, अमेरिका ने देखा कि भारत रूस से भारी मात्रा में तेल आयात कर रहा है और यूरोप को सप्लाई कर रहा है यूक्रेन युद्ध के चलते, उसके चलते उन्होंने जैसे पैनल टैरिफ भी लगाया। और अब एक ये जो उनकी आंतरिक नीति के तहत H1B वीजा पे जो उन्होंने $1 लाख, जो भारतीय मुद्रा में 88 लाख रुपए प्रति वर्ष
जो होता है वो शुल्क लगाया, जो बहुत भारी शुल्क है, बिल्कुल उससे निश्चित रूप से सर्वाधिक, हालांकि ये केवल भारत के विरुद्ध नहीं है नंदिनी जी, ये सर्वाधिक लोग पेशेवर हैं जो आईटी पेशेवर, वो भारत के प्रभावित होंगे। 91 की जो व्यापारिक उदारीकरण के तहत हमने अर्थव्यवस्था को खोला, अमेरिका के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था, सॉफ्ट स्किल नहीं थी, तो हमारे यहाँ का आईटी पेशेवर गए और हमारे यहाँ की जीडीपी में 26% आप देख लीजिए सर्विस सेक्टर का इजाफा हुआ। लेकिन अब आज ये जो स्थिति है, आज आईटी का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसमें 3 राष्ट्र हैं जो अधिक सक्षम हैं, अमेरिका, यूके और चीन। इनमें इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। भारत में जैसे कि ये कहना अभी मेरे विदेशी मामलों के विशेषज्ञ भाई कह रहे थे कि भारत में आना चाहिए, भारत का टैलेंट भारत में इस्तेमाल हो, इससे बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन नंदिनी जी मेरी बात सुनिए, भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऐसी कंपनियां नहीं है, उनके टैलेंट को ना उनकी पे स्केल मिल सकता, तो ऐसे में चीन का के वीजा सरकार, ये अटल जी से मैं सहमत हूं, के वीजा एक अच्छा ऑफर है। उन्होंने कहा कि साइंस, प्रौद्योगिकी और गणित, इनमें हम सीधे ही बिना नौकरी के भी देंगे। ये तो फिर सरकार को अपॉर्चुनिटी, अच्छा चाइना इसे, सुनिए सर, अगर चाइना इसे अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहा है तो भारत को भी तो अपॉर्चुनिटी के तौर पर ही देखना चाहिए ना। आप इस बात को सुनिए, चाइना के पेशेवर भी अमेरिका में हैं, ऐसे H1 वीजा में चाइना के पेशेवर। नंदिनी जी एक बात है ना, मैं स्पेसिफिक बताऊं कि अमेरिका जाने के पीछे 2-3 कारण थे। एक उसमें बहुत बड़ा कारण जो था वो था टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा कारण था वो थी सैलरी, जो डॉलर का डिफरेंस था, ये 2। लेकिन आज मैं आपको बता देता हूं कि भारत के अंदर ही एक सीईओ या एक सीनियर लेवल के आईटी प्रोफेशनल जो बहुत अच्छा है, उसको 50 लाख से 1 करोड़ तक देते हैं, 2 करोड़ तक देते हैं, 5 करोड़ तक देते हैं। अटल जी पर ये पर ईयर की मैं बता रहा हूँ। अटल जी आप ये बात भी तो एक्सेप्ट कीजिए ना कि कोई आप अच्छी सैलरीज भारत में मिल रही हैं, अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड अगर ना होती तो क्यों 2023 में अगर 1.25 लाख युवा जा रहा है तो वो 24 में 2.5 लाख हो गया। हर साल के साथ आंकड़ा बढ़ा अमेरिका या दूसरे देशों में जाने वाला। संजीव जी इसका कारण, ठीक है सर मैं आपके पास आऊंगी अभी। संजीव जी मैं आपके थ्रू जानना चाहती हूँ सर कि इसे अपॉर्चुनिटी के तौर पर आप कह रहे हैं चाइना देख रहा है और उसमें सीधे तौर पर चाइना का हित है, लेकिन क्या इसे अपॉर्चुनिटी के तौर पर भारत भी तो देख सकता है कि इतने सारे लोग अगर वहां पर अमेरिका में आईटी प्रोफेशनल्स के रूप में काम कर रहे हैं, अगर वहां पर उन्हें इतना पे करना पड़ेगा, वो दूसरे राष्ट्रों का रुख करेंगे, तो क्यों नहीं वो भारत का ही रुख करें और इसके लिए भारत सरकार कुछ बेहतर करे? क्या हो सकता है संजीव जी? देखिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी जीएसटी के संदर्भ में जो अपना संबोधन दिया था राष्ट्र के नाम, और उसके पहले भी अनेक वो जनसभाओं में लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमें विकसित भारत बनाने की तरफ बढ़ना होगा, हमें सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत को बनाने की तरफ बढ़ना होगा। और ये जो विजन है, ये मैं ये नहीं कहता कि आज हमारे पास ये नहीं, जैसे कि हमारे जो एक अधिकारी महोदय हैं बैठे हैं, उन्होंने जैसा कहा कि आज ठीक है, आज आपके पास संभव है कि नहीं है, लेकिन विजन होना चाहिए। हमारे राष्ट्र के पास पहले की जो सरकारें रही हैं उनके पास उसमें विजन का एक अभाव रहा है, और राष्ट्र को कहां ले जाना है इसका जो विजन है बहुत ही क्लियर होना चाहिए। उसमें कुछ समय अवश्य लगेगा, लेकिन वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे, वैसा हम पे पैकेज हम बनाएंगे, और उसके लिए हमें कठिन परिश्रम करना होगा, उसके लिए हमको समन्वित रूप से कार्य करना होगा, संकल्पबद्ध तरीके से कार्य करना होगा। ठीक है अटल जी, मैं फाइनल रिएक्शन आपसे ले लेती हूँ। जी सर समय का थोड़ा सा लिमिटेड है हमारे पास, इसलिए एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि अमेरिका की ये जो पॉलिसी है H1B वीजा की, आप देखिएगा ये सस्टेनेबल नहीं है, अमेरिका को बहुत बड़े नुकसान उठाने पड़ेंगे। वो तो बिल्कुल होगा सर, वो तो बिल्कुल होगा। आप इतने लाखों भारतीयों के ऊपर आपकी अर्थव्यवस्था डिपेंडेंट है, और आप सिर्फ और सिर्फ भारत और रशिया की नजदीकियों से चिढ़कर कोई चीज थोपने की कोशिश अगर कर रहे हैं तो वो नुकसान तो ट्रंप के खुद के देश में उनको लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो हम तो क्या बोले। खैर अटल जी,
देखिए, ये तमाम जो युवा बाहर विदेशों में कार्य कर रहे हैं, इन्हें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देश में नहीं मिला, बेहतर सैलरीज देश में, उस तरह की अपॉर्चुनिटीज देश में नहीं मिली, इसीलिए वो बाहर गए। लेकिन ये देश का टैलेंट देश के अंदर रुक जाए, इसके लिए क्या विजन सरकार लेके चल रही है? देखिए नंदिनी जी, ये जो अपन सुनते हैं ना कि 2014 से और अब तक इकोनॉमी भारत की ये चौथी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की बन गई है। ये जो ट्रिलियंस का जो आदान प्रदान होने लगा है और इकोनॉमी जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, और हम कह रहे हैं कि तीसरी अर्थव्यवस्था हम जल्दी बनेंगे। ये अर्थव्यवस्था जब पैसे आते हैं तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट होता है। तो जो IITs, ऐसे मानिए कि 100 यूनिवर्सिटीज में हमारी अभी तक 2-4 यूनिवर्सिटी आती थी, अब क्यों नहीं ऐसा हो कि इतना बड़ा देश हो जहां हमारी 15-20 यूनिवर्सिटीज टॉप 100 में आए। तो अब वो सब प्रयास हो रहे हैं और अमेरिका ने उसके लिए जो ये अभी जो रूपरेखा रचना करी है, बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आउटसोर्स होंगे अमेरिकन कंपनीज के, यहाँ पर कंपनियां खुलेंगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि ट्रम्प ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है भारत के लिए। करणवीर जी, ऐसा ही है, डोनाल्ड ट्रम्प ने जो किया वो अच्छा ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, H1B वीजा का रेट बढ़ाकर ट्रम्प ने भारत के फेवर में ये मास्टर स्ट्रोक चला है, ऐसा कह रही है बीजेपी। ऐसे मानिए बीजेपी कुछ भी कह सकती है साहब। कैपेसिटी सेंटर GCC इंडस्ट्री जो भारत बीजेपी ने तो नमस्ते ट्रम्प भी, उसके लिए बीजेपी ने तो नमस्ते ट्रम्प भी कहा था, जिनपिंग से के साथ झूला भी झूले थी। एक तरह की लाइन, नहीं तो एक तरह की लाइन क्या? आप डेटा पर बात करिए। मेरी बात सुनिए, नेहरू जी के टाइम पे कितनी IITs थी? आप ये IIM कितनी थी आप बता दीजिए ना। आपने पिछले 11 सालों के अंदर सुनिए ब्रेन करने का काम नहीं किया। समय लिमिटेड है सर, एक बार सुन लेते हैं उनकी बात, एक बार सुन लेते हैं सर। फाइनल कमेंट मुझे जगरूप जी और इनका करणवीर जी का लेना है। करणवीर जी 30 सेकंड्स उनकी बात कंप्लीट हो जाए, इसके बाद मैं आती हूँ। करणवीर जी, आप तो ये बोलिए, आप तो इस विषय पर बात कीजिए, अगर भारत का टैलेंट भारत में रहे तो क्या हर्ज है? ठीक है, अमेरिका उन्हें कोशिश कर रहा है कि ये जाएं, तो ठीक है आ जाएं, देश स्वागत करता है उन सबका। बिल्कुल नंदिनी जी, पिछले 10 सालों के अंदर जब ये बात कही गई कि हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार सृजन होंगे, तो देश के लोगों ने सोचा था कि भारत का टैलेंट भारत में ही रहेगा। पर सरकार की गलत नीतियां, सरकार की जो नीतियों के अंदर जो फेलियर था, जो स्टार्टअप्स का जो फेलियर हुआ, जो लगातार हम देख रहे हैं, GST की नीतियां मान लीजिए या निवेश की नीतियां मान लीजिए, उन सबके अंदर भारतीय जनता पार्टी फेल हुई है और ब्रेन ड्रेन करने की बजाय इन्होंने ब्रेन डेड की नीतियों को अपनाया। तो इसका नुकसान देशवासियों को हो रहा है। अब चाइना की बात करेंगे, कुछ दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं 8 बजे, कहते हैं स्वदेशी अपनाओ, चाइना का सामान मत लो। आज वो चाइना के साथ नीतियों में कैसे सुधार लाएंगे, चाइना के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उसके ऊपर कैसे बात करेंगे? अच्छा, आप बताइए, इससे पहले सीमा विवाद सुलझाओ, आप सीमा विवाद में बात करो। चाइना के साथ डिप्लोमेसी क्या होगी उसको सार्वजनिक करो। आप सब बातों के चाइना के क्लोज जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मैं तो ये कह रहा हूँ, ये कौन तय करेगा? पहले आप अपना सीमा विवाद सुलझाओगे, सीमा पे बात करोगे आप कि हमारा सीमा विवाद कैसा है, हमारी एक्सटर्नल डिप्लोमेसी कैसी है, किस तरीके से चाइना के साथ जो सैनिकों का जो बात है वो किस तरह, किस मोर्चे पे होनी चाहिए, चाइना के साथ जो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी का एग्रीमेंट है वो एग्जीक्यूट करें। सर मुझे कमांड बार-बार तो आपको करना पड़ेगा। आपको GST में करना पड़ा, बार-बार बीच में टोक रहे हैं, राहुल गांधी जी को बीच में ला रहे हैं, आपको करना पड़ेगा। आपको इशू का ही नहीं पता यार, GST में करना चाहिए ना आपको, कराना। आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नंदिनी जी भारत क्रिएट, जो IT मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम डेटा सेंटर बनाएंगे, तो ये टैलेंट भारत में अरेस्ट होगा। विशाले यार बड़ी चीज है, मगर हमदम विशाले यार फकत आरजू की बात नहीं। अगर आज K2 में चाइना को ऐसे कंसेशन देता बिना जॉब के भी, तो अगर सैलरी मिलती है, वहां जॉब प्रोस्पेक्ट अच्छे मिलते हैं, तो टैलेंट जाएगा, एक ओपनिंग मिली है। लेकिन UK भी तलाश करना चाहिए। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर आज की तारीख में 3 कंट्रियों के पास है, चाइना, UK और USA। भारत डेटा सेंटर बना रहा है, डेटा सेंटर बन जाएगा तो ये टैलेंट भारत में भी अरेस्ट होगा। और ये निश्चित रूप से जो वीजा फीस बढ़ी है उससे भारतीय पेशेवर प्रभावित होंगे। K2 में कितना रिलीफ मिलेगा, हमारी चीन से आगे देखते हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा सर, ये तो आने वाला समय बताएगा कि हम अपने टैलेंट को अपने देश में कितना रख पाते हैं। चीन से हमारे शंका के रिश्ते हैं। जी शुक्रिया सर, आप सब हमारे साथ जुड़े और अपनी अपनी बात आप सभी ने रखी। अब देखते हैं कि चाइना की इस पेशकश पर देश भर से किस तरह के रिएक्शंस आएंगे, युवाओं के किस तरह के रिएक्शंस आएंगे। ये आने वाला समय बताएगा कि ट्रंप के H1B वीजा के चार्जेस बढ़ाने वाले अटैक के बाद, चाइना की इस पेशकश के बाद भारतीय युवा आखिर क्या चाहता है।